हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं जीजीबी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो से संबंधित कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथियों, राजस्थान भूगोल पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जो संतोष सी बिश्नोई सर अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के आते हैं। उनकी क्लासों का ये फास्ट रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर जो सर क्लास लेकर के आते हैं, उन्हीं क्लासों का फास्ट रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको एक काम करना है। पहले गुरु ज्ञान जो संतोष सी बिश्नोई यूट्यूब चैनल है, उनके माध्यम से आप उनकी क्लासों को देखिएगा और फिर फास्ट रिवीजन के लिए इस यानी जीजीबी प्रताप यूट्यूब चैनल पर आप आ सकते हो। आपका स्वागत है इस चैनल पर। साथियों, पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हो 9667896311 पर आप संपर्क कर सकते हो। केवल व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हो। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु पाई जाती है। अभी रिसेंट में RPSC जो पेपर हुए थे, उनका ये क्वेश्चन है साथियों। इनमें 3 जिले आए थे। BWHW जो जलवायु पाई जाती है वह बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर है साथियों। और भी ज़िले देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में ये 3 ज़िले थे और 3 ऑप्शन थे, उसमें अलग अलग ज़िले थे, लेकिन यह आपका करेक्ट आंसर होगा। कोपेन जलवायु प्रदेश 4 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण का आधार वनस्पति को माना गया है। पहला है BWHW अर्ध शोषक प्रदेश, शोषक एवं उष्ण दशाएं पाई जाती। जिले की बात करूं मैं BWHW के अंदर जैसलमेर है, बीकानेर का पश्चिम भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का कुछ भाग और जोधपुर का कुछ हिस्सा इसमें देखने को मिलता है। वनस्पति की बात करूँ तो मरुद्भिद वनस्पति यानी जीरोफाइट वनस्पति भी कहते हैं। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। BWHW साथियों, यह सोर्स यानी आपको ये सरल भाषा में देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। सेकंड है BSHW अर्ध शुष्क प्रदेश यानी स्टेपी जलवायु की वनस्पति पाई जाती है। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है। BSHW अरावली का एक पश्चिमी क्षेत्र है, अरावली के पश्चिम में पाया जाता है, देखने को मिलता है। जिलों की बात करें तो बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, चूरू का उत्तरी पूर्वी भाग, सीकर, झुंझुनू और बालोतरा है। वनस्पति स्टेपी वनस्पति कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। वर्षा की बात करूँ तो 20 से 40 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तीसरा CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश यानी इसे मानसूनी जलवायु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी एवं मध्यम राजस्थान के अरावली के पूर्व का ये हिस्सा है CWG। इसमें जिले राजस्थान के अलवर है, जयपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, दौसा, कोटा का उत्तरी पश्चिम, बारां का उत्तर, खेरदल, तिजारा, ये जिले पाए जाते हैं। बीहड़ भूमि हाड़ौती डांग का क्षेत्र यानी बीहड़ भूमि को हाड़ौती के डांग के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर तक की होती है। साथियों, नए जिलों के अनुसार है ये पूरा कंटेंट। नेक्स्ट अब है AW, चौथे नंबर का AW, इसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से जानते हैं। जिलों की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, दक्षिण उदयपुर का दक्षिण पूर्वी भाग। वनस्पति AW के अंदर मानसूनी पतझड़ वन सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की बात करूँ तो 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, किसमें AW में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, खनिज एक तरफ खनन स्थल दे रखे हैं। टंगस्टन है, टंगस्टन देवा का बेरा सिरोही के अंदर है। यहाँ पर एक खनन स्थल है टंगस्टन का। और टंगस्टन की बात करते हैं नागौर डेगाना के है। विद्युत बल्ब बनाया जाता है। वुल्फ्राम टंगस्टन का आयस्क है, यानी टंगस्टन वुल्फ्राम टंगस्टन का आयस्क है। भाखरी क्षेत्र नागौर, ये टंगस्टन के जो खनन स्थल है। देवा का बेरा सिरोही का भी है। भाखरी क्षेत्र नागौर का भी है। नाना क्राब क्षेत्र पाली का है। आबू रेवदार वालदा ये सिरोही के अंदर है। नौटलिका मैगजीन काला खूंटा बांसवाड़ा के अंदर मैगजीन मिलता है। नोट सोना भी बांसवाड़ा में मिलता है, यानी गोल्ड प्राप्त होता है बांसवाड़ा में। तांबड़ा गार्नेट, तांबड़े को हम गार्नेट के नाम से भी जानते हैं। तांबड़ा एक रक्तमणि भी कहते हैं। तांबड़ा को रक्तमणि भी कहते हैं, गार्नेट को।
राजमहल, कल्याणपुरा, देवखेड़ा, टोंकवाला, भीलवाड़ा, अजमेर। भीलवाड़ा की बात करूँ मैं तो बलिया खेड़ा भीलवाड़ा के अंदर पाया जाता है। बलिया खेड़ा खनन स्थल है भीलवाड़ा का, जबकि अजमेर का सरवाड़ के अंदर क्या मिलता है, यह तांबड़ा देखने को मिलता है आपको। एस्बेस्टस, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है, यानी खनन स्थल है अजमेर और भीलवाड़ा। पन्ना को हम एमेरल्ड के नाम से भी जानते हैं, या गौकुंडा जो उदयपुर का है। काला गुमान, थीखी, गमगुराहा जो राजसमंद वाला, मोहामी, बुबानी, अजमेर। यहाँ पर पन्ना एमरेल्ड देखने को मिलता है। काली मृदा, गहरी मृदा। काली मृदा को हम गहरी मिट्टी भी मृदा के नाम से भी जानती हैं। जिले कोटा, बूंदी तथा झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, डीग आदि के अंदर मिलती है। नोट, राजस्थान में कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में 14 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी उदयपुर, कोटा, सलम्बर के अंदर मिलती है। रेवरीना मिट्टी गंगानगर के अंदर, सिरोजा मिट्टी गंगानगर के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट साथियों, जिप्सी फेरस मिट्टी बीकानेर की है। पीली भूरी मृदा जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, सवाई माधोपुर, सलम्बर, यहाँ पर पीली भूरी मृदा देखने को मिट्टी मिलती है। नोट, काली मिट्टी के बारे में। हाड़ौती क्षेत्र में मुख्यतः ये मिट्टी मिलती है। काली कपासी मिट्टी, रघुर मिट्टी भी कहते हैं इसको। फसल की बात करूँ तो यहाँ पर कपास से मूंगफली, सोयाबीन, धनिया, चावल आदि प्राप्त होते हैं। चीका प्रधान मिट्टी है। क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है काली मिट्टी में। N2 ने नाइट्रोजन की कमी होती है। कैल्शियम और पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा होती है। क्रोमोस्टेटस मृदा उपकरण है ये काली जो मिट्टी है, यह क्रोमोस्टेटस का मृदा जो मिट्टी होती है उसका उपकरण है साथी। लावा से आग्नेय चट्टान बनती है और इन चट्टानों के घिसने से ये मिट्टी बनती है। यानी साथी जो काली मृदा मिट्टी है यह लावा से जो आग्नेय चट्टानें हैं, लावा से पहले तो क्या बनती है आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टानों के इन दोनों के टकराने से यानी घिसने से ये मिट्टी का यानी काली गहरी मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 4 नंबर का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः डूंगरपुर और धौलपुर है। डूंगरपुर का 994 जबकि धौलपुर का 841 है। राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 928 था। अब 928 में से ग्रामीण जो रूरल है उनका 933 है, जबकि शहरी अर्बन का 914 है। 5वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, राजस्थान में वर्ष 2019 में पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन निदेशालय DOECC की स्थापना की गई थी। कब? 2019 में। वन विभाग की स्थापना 1949 में। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1983 में। राजस्थान की पहली पर्यावरण वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी। राजस्थान वन नीति 2023 5 जून 2023 को आई। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन नीति 2023 यानी 5 जून 2023 को आई थी। राजस्थान की वन नीति 2023 के अनुसार आगामी 2 दशकों यानी 2 दशक का मतलब 1 दशक में 10 वर्ष होते हैं तो 2 दशकों का मतलब 20 वर्ष, यानी आगामी 20 वर्षों में राजस्थान के कुल भौगोलिक प्रदेश का 20% वन क्षेत्र करना है, यानी बढ़ाना है। कितना? यानी 2 दशकों में 20 वर्षों में कितना? 20% वन क्षेत्रफल बढ़ाना है साथियों। 6 नंबर का क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पर। मालखेर पर्वत या पहाड़ियाँ यह उत्तर पूर्वी अरावली में है। नागपहाड़ मध्य अरावली में है। अजमेर के पश्चिम में स्थित है। 795 मीटर ऊंचा है। सर्पिलाकार आकृति में देखने को मिलता है। धोनिया का डूंगर साथियों दक्षिणी अरावली में है। सिरोही के अंदर है, इसकी 1183 मीटर ऊंचा है। सिरोही के अंदर है धोनिया का डूंगर 1183 मीटर ऊंचा है। भोजगढ़ झुंझुनू के अंदर है, उत्तरी पूर्वी अरावली में देखने को मिलता है। नोट बाबाई की जो चोटी है वो झुंझुनू के अंदर है। टोटगढ़ 933 मीटर ऊंची है चोटी। इसके अंदर टोटगढ़ के अंदर कौन कौन सी चोटियाँ देखने को मिलती है? गोरम जी,
934 मीटर, मायर जी 933 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर ऊंचा, नाग पहाड़ 795 मीटर ऊंचा। 7वां नंबर का क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं, एक तरफ स्थान दे रखा था। पवन की बात करूँ तो B3 खलौदी के अंदर। नोट, राजस्थान के शुरुआत में 3 पवन ऊर्जा संयंत्र बने थे। अमर सागर जैसलमेर वाला 1999 में स्थापना होती, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर 2000 के अंदर, B3 खलौदी में 2001 में। सोलर पावर संयंत्र 3 हैं, धूनिया जोधपुर के अंदर, अगोरिया बाड़मेर में और मोकला जैसलमेर में। यह सोलर पावर संयंत्र है 3, धूनिया तो जोधपुर में, अगोरिया बाड़मेर और मोकला जैसलमेर। जल विद्युत अनूपगढ़ के अंदर। नोट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई और शाखाएं इसकी 9 है। सौर की बात करूँ मैं, ये मैनावली हनुमानगढ़ के अंदर है सौर ऊर्जा। प्राकृतिक गैस की बात करूँ, अंताबारा का है। सौर ऊर्जा पार्क बोडाना जैसलमेर के अंदर, नौख जैसलमेर में, फतेहगढ़ जैसलमेर, ये 3 जैसलमेर के सौर ऊर्जा पार्क है। बोडाना, नौख और फतेहगढ़ कहाँ के? जैसलमेर देखने को मिलते हैं। ये सौर ऊर्जा पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ सिंचाई परियोजना, एक तरफ जिला दे रखे। शीतमुख सिंचाई परियोजना के जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ वाला तो नौहर तहसील लाभान्वित होती है और भादरा तहसील, दोनों तहसीलें लाभान्वित होती है सिंचाई परियोजना शीतमुख नहर परियोजना से। जबकि चोरू से राजगढ़ तहसील और तारानगर, ये दोनों तहसीलें लाभान्वित होती है। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिके बैराज से निकलती है, व्यास सतलुज दोनों के संगम पर बनी हुई है, लेकिन रावी व्यास का अतिरिक्त पानी इसमें आता है। समझौता IGNP के अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य 1981 में होता है। रावी व्यास का अतिरिक्त पानी 8.6 मिलियन एकड़ में से 7.9 मिलियन एकड़ फीट IGNP से प्राप्त होगा, यानी प्राप्त होता है। कुल पानी है 8.6 मिलियन एकड़ में से 7.9 मिलियन एकड़ IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्राप्त होता है। साथियों, जाखम नाम से स्पष्ट प्रतापगढ़ के अंदर है ये परियोजना। यमुना लिंक नहर परियोजना की बात करूँ तो ये भरतपुर और हरियाणा की, यानी राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। समझौता राजस्थान हरियाणा 1985 के अंदर होता। गुड़गांव नहर के निकलने के साथ ही इसका समझौता हुआ था, तो इसका अन्य नाम, यमुना लिंक नहर का अन्य नाम गुड़गांव नहर भी है। डीग यानी यमुना लिंक नहर जो डीग का भरतपुर कामा में पेयजल और सिंचाई के लिए ये उपलब्ध होता है। यमुना लिंक नहर परियोजना डीग, भरतपुर और कामा की जो तहसीलें, ये सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है, पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए। बिसलपुर टोंक के अंदर है, बनास नदी पर निर्मित है। अब 90वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, चावल की किस्में दे रखी हैं। एक तरफ माही सुगंधा, बासमती, चंबल, पूसा, डागर, ये चावल की किस्में। जबकि देहरादून चावल लंबा होता, देहरादून के अंदर जो चावल मिलता है वो लंबा होता। राजस्थान में उच्च क्वालिटी का चावल आहड़ सभ्यता में भी देखने को मिलता था, वो लंबा चावल हुआ करता था। मक्का की किस्म की बात करूँ तो माही धवल और माही कंचन, ये मक्का की है। मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा बजट 2025-26 में बनाने की घोषणा बांसवाड़ा में की गई थी। साथ ही ये क्वेश्चन बन सकता आगामी एग्जामों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा बजट 2025-26 में कहाँ बनाने की घोषणा की गई थी? तो बांसवाड़ा में बनाने की घोषणा की गई थी। यह क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकता है कि मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा बांसवाड़ा में किस वित्त वर्ष में की गई थी? तो 2025-26 के अंदर। दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। साथियों, अगर ये जानकारी अच्छी लग रही तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। गेहूं की किस्में कोहिनूर, सोनालिका, राज 911 और दुर्गापुरा। दुर्गापुरा मधु ये खरबूजा की किस्म है, जबकि दुर्गापुरा केसर ये तरबूजा की है। दोनों में ये अंतर है। तेंदु के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का,
उदयपुर, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलता है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। वागड़ का चीकू भी कहते हैं तेंदू के पत्ते को। साथियों हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको ये तेंदू के पत्ते वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, मध्याह्न भोजन योजना। ये जो मध्याह्न भोजन योजना ये ग्रीष्म अवकाश के दौरान अकालपीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों के पोषण संबंधी जानकारी सहायता प्रदान करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्तर प्राथमिक जो कक्षा 1 से 5वीं तक की होती है। प्रारंभिक स्तर में दो प्रकार की कक्षाएं आती है, एक तो प्राथमिक एक उच्च प्राथमिक। प्राथमिक के अंदर कक्षा 1 से 5वीं तक, जबकि उच्च प्राथमिक के अंदर कक्षा 6 से 8वीं तक की। शुरुआत इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में होती है। यह योजना प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों तक के लिए शुरुआत में लागू हुई थी, लेकिन बाद में कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए भी हो गई। वर्ष 2008-19 से 8-9 से इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी लागू कर दिया गया। कब किया गया था? 8-9 से। उद्देश्य बात करूं साथियों में इसका, लाभान्वित वर्गों के गरीब बच्चों को अतिरिक्त नियमित स्कूल आने के लिए ये प्रोत्साहित करना होता था। इसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था। नोट कि मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना, इसका पहले नाम मिड डे मील योजना हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके मध्याह्न भोजन को मिड डे मील योजना के नाम से भी जानते हैं, लेकिन नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। राजस्थान में 68,371 सरकारी विद्यालयों में ये योजना लागू है। जो मिड डे मील योजना है ये 68,371 सरकारी विद्यालयों में योजना लागू है। प्री प्राइमरी यानी आंगनबाड़ी से कक्षा 8वीं तक की अध्ययनरत पोषण में सुधार करना इसका भी उद्देश्य। ये प्रमुख नामांकन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य और ये उद्देश्य रहे हैं। यानी मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की योजना के उद्देश्य नामांकन को बढ़ावा, विद्यालय में बच्चों को नियमित आने के लिए प्रेरित करना, पोषण की सुरक्षा प्रदान करना और स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये इसके तमाम प्रमुख उद्देश्य हैं साथी। मिड डे मील योजना के तहत कैलोरी भोजन 450 ग्राम प्राप्त होता, प्रोटीन 1200 ग्राम होती है, 12 ग्राम अनाज 100 ग्राम प्राप्त होता। नोट गेहूं और चावल प्रतिदिन प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सीएम गहलोत ने शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदल करके पन्ना दहाय बाल गोपाल योजना कर दिया। दूध दिया जाएगा यानी कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 6 दिन, पहले 5 दिन या 4 दिन दिया जाता था, लेकिन अब 6 दिन दिया जाएगा साथी। विशेष योग्यजन की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। वो कौन से 2 विश्वविद्यालय? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय सॉरी ये जयपुर के अंदर है, जबकि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय ये जोधपुर में है। याद रखना साथी, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जिले का नाम भी दे सकता है एग्जामिनर वाला, जयपुर और जोधपुर के अंदर। और डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विशेष योग्यजन की शिक्षा अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में है? जयपुर में, या फिर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में। किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको क्या उसकी खोपड़ी में छेद करके आना है साथियों। तो आप सब्सक्राइब वाले बटन पर भी बटन अपना अंगूठा दबा करके छेद कर दीजिएगा प्यारे साथियों। अब 13वां क्वेश्चन का, दिल्ली, वडोदरा, मुंबई और अमृतसर ये कथन वाले क्वेश्चन थे। अमृतसर जामनगर ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जैसी रणनीतिकी परियोजनाएं राजस्थान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था साथियों। आप पहले उस सर की क्लास को देखिएगा, बाद में आप इस क्लास के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्रताप जीजी के माध्यम से जीजीबी प्रताप के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप फास्ट रिविजन कर सकते हो। ये कॉरिडोर परिवहन दक्षता को बढ़ावा देते हैं, यात्रा समय को कम करते हैं और सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं।
नोट, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में व्यावसायिक गलियारों के तहत राजस्थान में 2 प्रमुख ग्रीन फील्ड परियोजनाएं चल रही है। दिल्ली मुंबई वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा 8 लेन का है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, NH 148N है। लंबाई की बात करूँ राजस्थान में 373 किलोमीटर है। जिले की बात करें तो ये अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, इन 7 जिलों से ये गुजरता है। दिल्ली मुंबई वडोदरा राष्ट्रीय गलियारा ये इन 7 जिलों से गुजरता है साथियों। अब दूसरा है संगरिया सांचौर संतालपुर व्यावसायिक गलियारा 6 लेन का है, अमृतसर जामनगर ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। NH 754 के राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 636 किलोमीटर है साथियों। जिले की बात करूँ तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर आदि जिलों से ये गुजरता। संगरिया सांचौर जो संथालपुर व्यावसायिक गलियारा है यानी अमृतसर जामनगर जो ग्रीन कॉरिडोर है, यह राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजरता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर का, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में प्रस्तुत समावेशी विकास के 10 संकल्प दे रखे हैं साथियों। सामाजिक सुरक्षा, जीवन की गुणवत्ता, नागरिक सुविधाएं प्राप्त करना, सुशासन, फिर $350 बिलियन यानी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना 2030 तक। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है साथियों। $350 बिलियन ये URO में भी आया था और भी कई एग्जामों में आ चुका है। बुनियादी ढांचा, फिर है कृषि विकास, कृषि कल्याण, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन, कला संस्कृति प्रोत्साहन, सतत विकास, मानव संसाधन, सामाजिक सुरक्षा आदि को बढ़ावा देना। इसके प्रमुख 10 विकास के संकल्प कार्यक्रम साथियों, इनको याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि यह दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। समावेश विकास के कितने संकल्प हैं? 10 संकल्प है, ये भी याद रखना। ऑप्शन में 8, 9, 10 और 11 दे सकते हैं, तो आपको क्या 10 पर टिक लगाना है साथियों। लाडो प्रोत्साहन योजना 15वें नंबर का, शुरुआत 1 अगस्त 2024 से होती। इस योजना का लक्ष्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य ये उद्देश्य है साथियों। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत, जिसमें 6 किस्तें अभिभावक यानी संरक्षक को दी जाती, जबकि 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर स्थानांतरित की जाती। 6 किस्तों तक तो बालिका छोटी रहती है, लेकिन 7वीं किस्त बालिका के बैंक अकाउंट में आ जाती क्योंकि वो बड़ी भी हो जाती है, तो उसका खाता अकाउंट खुल जाता है, तो उनके खाते में डायरेक्ट आ जाती है। 6 किस्तों तक तो अभिभावक के खाते में ही पैसे आएंगे लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। ये क्वेश्चन साथियों दोबारा भी बन सकता है, पूरी इसकी डिटेल याद रखना। नेक्स्ट 16वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, चैनल साथियों अच्छा लग रहा है मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी मुहिम अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संसाधन संस्थान ने राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभाव्यता का अनुमान लगाना है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने राजस्थान में जमीन से 150 मीटर ऊपर 284 में गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता जो कैपेसिटी है की संभावना बताई गई है। साथ ही ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में आए थे, ये ऑप्शन वाले कथन वाले क्वेश्चन थे और इसमें दोनों में ये पॉइंट यहाँ दे रखा था और इसको उठा के यहाँ दे दिया गया था, तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन गलत थे ऑप्शन, तो यहाँ सही हो चुके हैं साथियों। पहले आप संतोष जी बिश्नोई सर की जो क्लास है उनको देखो, फिर यहाँ पास्ट रिवीजन करो और PDF प्राप्त करो यहाँ से। नोट 150 मीटर तक की तो 284 मेगावाट की जो पवन ऊर्जा वो पाई जाती है, जबकि 100 मीटर की ऊंचाई पर 127 गीगावाट की पवन ऊर्जा कैपेसिटी की क्षमता पाई जाती है साथी। 150 मीटर पर तो 284 गीगावाट, जबकि 100 मीटर पर 127 गीगावाट कैपेसिटी पाई जाती है पवन ऊर्जा की। 2025 के अंदर अक्षय ऊर्जा नीति आई थी, 23 के अंदर सॉरी, इस नीति के तहत 2029-30 तक राजस्थान में 90,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना होता था, यानी कर लेंगे हम
ऐसा अनुमान लगाया गया था अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत कि इस नीति के तहत 2029-30 तक राजस्थान में 90,000 मेगावाट की जो अक्षय ऊर्जा हम प्राप्त कर लेंगे। 2023 के अंदर अक्षय ऊर्जा नीति सौर ऊर्जा संस्थान 142 गीगावाट था, पवन ऊर्जा संस्थान 284 गीगावाट। 150 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता है, कितनी है 284। कितने मीटर पर 150 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता है, जबकि 100 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है 127 गीगावाट है। साथ ही दोनों याद रखना, सौर ऊर्जा की 142, 90,000 मेगावाट 65,000 तो सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है, 15,000 पवन और हाइब्रिड ऊर्जा से प्राप्त होती है, पवन प्लस हाइब्रिड दोनों से मिलकर के, लेकिन सौर ऊर्जा से सबसे ज़्यादा 65,000 और 10,000 मेगावाट यानी हाइड्रो पावर ऊर्जा से प्राप्त होती है। हाइड्रो पावर ऊर्जा से कितनी 10,000। 17 नंबर का क्वेश्चन साथियों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इस एक्ट में दिव्यांगजन की 21 श्रेणियां हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आया था। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम एक्ट 2000 संशोधन 2015 में हुआ। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम एक्ट ये 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राजस्थान में कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा कृषकों के लिए फार्म गेट अवसंरचना के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष को बनाने की घोषणा की गई थी। इस कोष AIF से 2 करोड़ की सीमा तक के सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। रुपए 2 करोड़ परसेंटेज 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत 12 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। गर्भावस्था में बच्चों के जन्म के समय देखभाल, जिसमें इम्पोर्टेंट बाल्यकाल किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी मुख्य स्वास्थ्य सेवाएं, जलने एवं आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। नवंबर 2023 में स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना कर दिया। कब बदला था ये 2023 नवंबर। पहले इसका नाम क्या था, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र था, लेकिन अब सरकार ने बदल करके इसका नाम क्या कर दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर 2023 में नवंबर के महीने में। तो इसकी 12 सेवाएं प्रदान की जाती है प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर देखभाल के तहत। अब 20वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की ऊर्जा उत्पादन क्षमता कैपेसिटी 2021 से 23-24 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर 4.08% रही है। इस अवधि के दौरान सौर ऊर्जा में 20.57% CAGR की दर से वृद्धि हुई है, जबकि पवन ऊर्जा में 5.30% CAGR की वृद्धि से की दर से वृद्धि हुई है। दोनों ऑप्शन करेक्ट। सौर ऊर्जा के अंदर तो 20.57% की वृद्धि दर, जबकि पवन ऊर्जा में 5.30% की वृद्धि दर रही। किसके अनुसार, CAGR के अनुसार। साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी? संतोष विश्नोई सर जो क्लास लेकर के आते अपने खुद के YouTube चैनल के माध्यम से, एक चैनल था वो तो हैक हो चुका था, लेकिन अपने खुद के YouTube चैनल पर संतोष विश्नोई OPC लैब के माध्यम से क्लास लेकर के आते, उनके क्लासों फास्ट रिविजन। जिसको PDF लेनी है साथियों, PDF के लिए साथियों नंबर आप नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पर 9667896311। इस पर साथियों केवल व्हाट्सएप का मैसेज, हाई का मैसेज कर देना साथियों, आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ये PDF आपको जो सर लेकर के आते हैं हर क्लास की PDF आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। मैं अपने हाथों से इसको अपडेट करता हूँ, लिखता हूँ साथियों। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो क्लास का लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ साथियों। सभी को जय हिंद साथियों।